नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में 2027 अर्ध कुंभ को लेकर सरकार तैयारी में जुट गई है। जहां हरिद्वार के गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तो गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुंभ क्षेत्र धार्मिक स्थलों के लिए अलग अलग अधिनियम मौजूद हैं। सरकार सभी संबंधित अधिनियमों का गहन अध्ययन कर रही है। हरिद्वार और मां गंगा का पुराणों में विशेष महत्व है, ये सीएम धामी ने याद दिलाया है और कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्टेक होल्डर्स की सहमति से ही अंतिम फैसला लेगी। पवित्रता और गरिमा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता ही है। तो आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड में साल 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले को लेकर अब राज्य सरकार बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। सरकार इस अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने की दिशा में अहम काम कर रही है। इसी बीच अब हरिद्वार के गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश यानी उनके एंट्री को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और सामाजिक तौर पर इसकी जो बहस है वो ज्यादा सक्रिय तौर पर देखी जा रही है। पिछले दिनों हरिद्वार की गंगा सभा ने एक मांग उठाई थी कि आने वाले कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों और खास तौर पर जो धार्मिक स्थल है वहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए या फिर भावनाओं से खिलवाड़ ना कर सके। जिसको लेकर गंगा सभा का ये कहना है कि ये कदम न केवल भव्य और दिव्य कुंभ आयोजन के लिए आवश्यक और जरूरी है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि कुंभ क्षेत्र, चार धाम यात्रा और कई धार्मिक स्थलों के लिए अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं। सरकार इन सभी सभी अधिनियमों का गहन अध्ययन कर रही है। साथ ही साथ साधु संतों, धार्मिक संस्थाओं और कई स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि हरिद्वार और मां गंगा का स्थान पुराणों में विशेष महत्व रखता है और उसकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार वही फैसला लेगी, वही निर्णय लेगी जो स्टेक होल्डर्स की सहमति और सुझावों के आधार पर होगा। कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहाँ जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे। जब स्टेक होल्डर्स बात करेंगे तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो देखिए, गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और इसकी वजह, इसका बड़ा कारण है क्योंकि 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ जो कि उत्तराखंड में होने वाला है, लेकिन इसको लेकर अभी से ही जो तैयारियां हैं वो सरकार की ओर से की जा रही हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर भी सरकार की एक बड़ी चुनौती है कि वो जो सामाजिक तौर पर इसे बांटने का प्रयास करते हैं कि जो गैर हिंदू हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन तमाम पहलुओं को लेकर आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है। हिमांशु बरमोला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। हिमांशु, सीधा आप ही का रुख करते हुए, सरकार फिलहाल अभी से तैयारियों में जुट गई है। तमाम गंगा घाटों की स्वच्छता को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को भी फील्ड पर उतार ही दिया गया होगा कि आप जाइए और फिर जायजा लीजिए, क्योंकि अर्ध कुंभ 2027 में भले ही थोड़ा सा समय अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां अभी से ही तेज हैं सरकार की ओर से।
निश्चित रूप से मनीषा, देखिए 2027 में अर्ध कुंभ होना है। हालांकि सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार इसे पूर्ण कुंभ के रूप में जो है तैयारी कर रही है कि पूर्ण कुंभ के रूप में जो है भव्य और दिव्य कुंभ बनाया जाए। इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए तो लगातार ये मांग उठ रही थी। हरिद्वार गंगा सभा लगातार ये मांग उठा रहा था कि हरिद्वार में जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश जो है वर्जित किया जाए, क्योंकि तकरीबन 105 के आसपास घाट हैं। ऐसे में जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जब दिव्य और भव्य कुंभ हो तो ऐसे में जो गैर हिंदू हैं उनके आगमन पर पूरी तरीके से जो है रोक लगी रही। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जो है पौराणिक जो स्टडी है उनका अध्ययन कर रहे हैं, क्या एक्ट हैं। चाहे बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए, जिस तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जो है, या फिर चारों धामों की बात कर ली जाए उत्तराखंड में खासतौर पर गैर हिंदुओं का जो है प्रवेश वर्जित है। इसी क्रम में अन्य जो तीर्थ स्थल है, खासतौर पर चार धाम यात्रा के अलावा जो और भी तीर्थ स्थल है वहां पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो गैर वर्जित है। तो इसी को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि हरिद्वार में भी पूरे तरीके से जो है कि इसको गैर वर्जित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो व्यवसाय करने के लिए भी जो है मनाही साफ तौर पर कहा गया है। तो इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि स्टडी की जा रही है, अध्ययन किया जा रहा है, उसके हिसाब से स्टेक होल्डरों के साथ बात की जाएगी और फिर जो है एक बैठक करके जो है क्या सुझाव निकलते हैं उस पर सहमति जताई जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो है ही कि सामाजिक तौर पर जो दो धड़े हैं वो ना बटे, कि एक तरफ हिंदू धर्म के लोग हो गए, एक तरफ हो गए जो गैर हिंदू लोग हैं जिनको प्रवेश को लेकर अभी फिलहाल जो गहमा गहमी है वो चल रही है। सरकार तो सभी का ख्याल रखेगी, सभी वर्ग का ख्याल रखेगी और सामाजिक तौर पर एक सरकार का बैलेंस बनाने की जो चुनौती है वो भी रहने वाली है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग अधिनियम भी हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। देखिए, जहाँ तक हरिद्वार क्षेत्र की बात है, हरिद्वार क्षेत्र में जब कुंभ का आयोजन होता है या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है तो श्री गंगा महासभा इसका पूरी तरीके से आयोजन करती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 में पहले ही जो है साधु संतों के साथ बैठक कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी बैठकें होने प्रस्तावित हैं, क्योंकि अब जो है कुंभ नज़दीक है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी का जब भी हरिद्वार दौरा रहेगा तो जरूर जो है साधु संतों के साथ बैठक करेंगे। जहाँ तक दो धड़ों की बात की जाए तो हरिद्वार स्थित जो श्री गंगा महासभा है उसका साफ तौर पर कहना है कि ब्रिटिश काल में भी जब नगर पालिका हरिद्वार हुआ करता था तो उस समय भी एक्ट ये था कि गैर हिंदुओं का जो प्रवेश था वो पूरी तरीके से हरिद्वार में वर्जित था। तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर ये मांग की है और ब्रिटिश काल की जो एक्ट है उसकी अवहेलना करने को लेकर साफ तौर पर सरकार को भी चेताने का काम किया है कि जो गैर हिंदू है उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। और गंगा सभा का ये भी कहना है कि जिस तरीके से दूसरे क्षेत्र से आकर व्यवसाय करते हैं गैर हिंदू, अच्छा इनकम लेकर जो है वापस जाते हैं, ऐसे में जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपनी इनकम नहीं कर पाते हैं। हिंदुओं की खासतौर पर बात करी जाए क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, प्रयागराज में भी देखने को मिला था, कई लोगों को जो है रोजगार वहां पर मिला था। तो ऐसे ही कुंभ में जो है कई अवसर रोजगार के पैदा होते हैं। तो इन्हीं सब को लेकर जो है गंगा सभा ने ये मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। ठीक है, अपनी नजर आप हिमांशु इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। युवाओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सीएम ने अपनी बात रखी कि सरकार जो है वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लोगों के लिए लेकर आई है और उनका कितना फायदा प्रदेश के युवा पीढ़ी को मिल रहा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से, सीएम ने कहा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के खास अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्य तौर पर शिरकत की। आपको बताते चले कि इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के हित में लगातार अहम फैसले ले रही है। बात चाहे स्टार्टअप की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो या फिर स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने की हो, इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार हमेशा की तरह खोले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। तमाम योजनाएं प्रदेश के और राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाई जा रही हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं को किस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रही है उसका जिक्र किया गया।
सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज़ किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का आज 12 जनवरी को जन्मदिवस होता है। पूरे भारतवर्ष में जो है इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। निश्चित रूप से ये दिवस हम सब युवाओं को इस बात की प्रेरणा देता है कि स्वामी विवेकानंद जी का आह्वान था कि हम तब तक रुके या तब तक थके नहीं जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो ये एक अपने आप में प्रेरणा स्रोत उक्त वाक्य आज भी यथार्थ है और युवा इस दिशा में यदि इस प्रेरणा से चलता है तो निश्चित रूप से उसकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज जो है युवा कल्याण विभाग के द्वारा आज का कार्यक्रम का राष्ट्रीय युवा दिवस पे एक कार्यक्रम आयोजन हुआ जिसमें हमारे नव युवक मंगल दल, महिला मंगल दल जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल उधम सिंह नगर में सिख किसान ने आत्महत्या की है, ऐसी जानकारी है। काशीपुर में किसान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। 4 करोड़ रुपए की ठगी से परेशान चल रहा था किसान, जिसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले किसान ने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में फ्रॉड से परेशान होने की बात कही गई है, ठगी से परेशान होने की बात कही गई है। उधम सिंह नगर की काशीपुर का ही पूरा मामला है, तो ये जानकारी आप तक साझा करें। हालांकि आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सौंपी गई है जांच। किसान आत्महत्या मामले में 2 पुलिस अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जो वीडियो अब फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है उसमें साफ तौर पर पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। और मैं मर चुका हूँ जी, हाँ मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ जी, हाँ मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई है, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने वो थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा वापस रिकवर करा के देंगे और कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया गया और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। उसकी चेक भेज दी गई है, तहरीर लिखकर उसकी चेक आने वाली है। कार्रवाई होगी, जो पुलिस उसमें दोषी है और हाई लेवल के अधिकारियों के लिए जो कमिश्नर के जो इन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी वो सरकार में। लेकिन परिवार संतुष्ट है, मैं इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि जान जाने के बाद सब समझौता। हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को खत्म कर देती है। बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई और वो जब
न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची, और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया, और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेट जांच बिठा दी गई है, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा, ऐसी सख्त सज़ा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके। किसी न किसी माध्यम से यहाँ रह के पता नहीं कौन सी छत्र छाया, कौन सा संरक्षण उनको प्राप्त है कि वो लोग ऐसी ऐसी कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं, और उन्हीं की देन है कि आज एक किसान के बेटे को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। ऊपर वाले की दृष्टि अच्छी रही कि पत्नी और बेटा बच गए, और जो ये घटना घटी है इस पूरे क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरा देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। तो उसमें अब संज्ञान लेते हुए परिवार की जो मांगे थी उनको लगभग पूरा किया गया है, और जो उनका जनहानि हुई है ठगी के माध्यम से उसका 25% प्रशासन द्वारा परिवार को सौंप दिया गया है। मामले की जांच उच्च अधिकारी से कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। देखिए, बहुत दुखद घटना है, और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है, और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ रही है, और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन अजहर मलिक काशीपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर वो अधिक जानकारी देंगे। अजहर, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि जो वायरल हो रहा वीडियो है उसमें ये सिख किसान जो है वो अपनी पूरी जो आप बीती है वो उसे बताता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो पत्नी और बच्चे की स्थिति बताई गई उसको भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में एक घटना घटी है उससे साफ जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले को कांग्रेस भी टूल बनाती हुई दिखाई दे रही है। पहले आपको विस्तार पूर्वक मामला बता दें कि मामला था, कुछ लोगों द्वारा एक साझेदारी करी गई थी, एक जमीन दिखाई गई थी कि ये जमीन बिकाऊ है। किसान ने अपनी खेती के लिए वो किसान जमीन खरीदने की कोशिश की गई थी, उसने उन्हें पेमेंट भी देते था, लेकिन उसके बाद पता चला वो खेती जमीन उन्हीं की है नहीं जिन्होंने बेचा। उसके बाद उसने लगातार पुलिस के द्वार खटखटाए और पुलिस द्वारा न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा भी उनको कोई भी न्याय नहीं मिला। ऊपर से उन्हें ही समझा दिया गया है। इसके बाद हार थक कर जब उसने उच्च अधिकारियों के भी दरवाजे खटखटाए और न्याय नहीं मिला, उसके बाद हार कर उसने एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वीडियो में अपने सभी आरोपियों के नाम लिए, पुलिस के नाम लिए और अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। जिसके बाद मामले में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां किसानों के बीच जमकर आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेसियों में भी आक्रोश देखने को मिला कि इस तरीके से धामी सरकार में लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और कानून पर अब लोगों को भरोसा खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर काफी संवेदनशील विधायकों ने और सबने तूल पकड़ा, और मामले को और भी हाईलाइट न करने के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि त्वरित इस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो उधर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि वीडियो के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन उस वीडियो में एक जिले के पुलिस मुखिया का भी नाम था, लेकिन उस पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेसियों का जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है। उनका कहना है कि पुलिस प्रदेश के अंदर, खासकर उधम सिंह नगर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहीं ध्वस्त हो चुका है, और अब सरकार जो है अधिकारी चलाते हैं, सरकार अधिकारियों को नहीं चलाते, अधिकारी अब सरकार को चला देते हैं। इसका खामियाजा उत्तराखंड की सीधी साधी आवाम को देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया गया है कि उच्च स्तरीय जानकारी दी जाएगी। और अगर अभी पत्नी और बच्चे की क्या स्थिति है? क्या उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? फिलहाल उनकी तरफ से कोई बयान?
जी बिल्कुल, अभी बच्चे या फिर उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आया। उनका काफी लंबे, उनकी मृतक की पत्नी का काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था और इलाज के लिए वो हल्द्वानी गए, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी गए थे और वहीं उन्होंने अपनी सुसाइड कर एक वीडियो जाहिर की है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारियों को लेकर भी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारी कोई भी बयान सामने नहीं आया, ना ही गिरफ्तारी की कोई भी खबर सामने आई है। जिन लोगों ने ठगी करी है वो अभी तक क्यों आजाद हैं। इतना ही नहीं, इन ठगबाजों द्वारा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई है और उन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन आरोप लगे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद लगे हुए हैं। अभी तक वो फिलहाल पुलिस की चंगुल से बाहर, कह सकते हैं कि पुलिस की चंगुल से बाहर है और वो पुलिस के हाथ अभी खाली है। फिलहाल सारी स्थिति देखने के बाद उधम सिंह नगर में एक बार तो ये कहना गलत नहीं होगा, पुलिस व्यवस्था या फिर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है। उसको सुधार के लिए कहीं ना कहीं धामी सरकार को बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, बड़े निर्देश देने पड़ेंगे, बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी ताकि काशीपुर की पुलिस व्यवस्था फिर से अपनी पटरी पर आ जाए। जी ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक लेते हैं। एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, वो ये कि अल्मोड़ा में मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में उपवास और प्रदर्शन किया। इसी दरमियान वक्ताओं का साफ तौर पर यह कहना था कि ये पहली योजना है जिसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जो कि सही नहीं है। कहा उन्होंने कि इस योजना का नाम बदलने के साथ ही योजना में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं जो कि ग्रामीण और क्षेत्र के हित में बिल्कुल नहीं है, जिसको लेकर अब कांग्रेस गांव-गांव में जाकर अभियान भी चलाएगी और सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करेगी। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है उसके खिलाफ धरने में बैठी है लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या नज़रिया है, जो विकास का नज़रिया है वो नाम बदलने का नज़रिया है। वो पहले कहीं रोड का नाम बदल रही, कहीं शहरों का नाम बदल रही। आज जाकर के उन्होंने मनरेगा जो मजदूरी के लिए योजना बनाई थी उसका नाम बदल कर जी राम जी योजना बना दी है। महात्मा गांधी के नाम से वो लागू थी, हमारे राजीव गांधी के टाइम से ये लागू चल रही थी और इसको उन्होंने बदलने का काम किया। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भाजपा द्वारा कांग्रेस की योजना मनरेगा का नाम बदल के बीबी राम जी कर दिया गया है, उसके विरोध में जो है आज कांग्रेस अपने 2 घंटे के धरना प्रदर्शन में गांधी पार्क में बैठी हुई है। हमारी मांग है कि इसमें हमारे श्रमिकों के हित जो है पूरे सुरक्षित होने चाहिए, उनकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम 400 रुपये होनी चाहिए। इसी धरने में जो भाजपा द्वारा इस वक्त देश के अंदर जो है कांग्रेस की योजनाओं का क्रेडिट लेने के लिए जो है बार बार जो है कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदला जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। चलिए अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर 12 फरवरी से फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर अब फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश कनवाल और खिलाड़ी जिला अधिकारी से मिले और फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश कनवाल ने इस दौरान ये बताया कि इस फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन अल्मोड़ा से होगा, जो कई जिलों में भी खेला जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य और मकसद खिलाड़ियों को एक बेहतर और मजबूत मंच प्रदान करना है। 12 तारीख से फुटबॉल लीग यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें कुमाऊं प्रीमियम लीग है। विजेता टीम को 6 लाख रुपए पुरस्कार है और उपविजेता टीम को 3 लाख रुपए है और विभिन्न जिलों में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसका सीधा फाइनल जो मुकाबला होगा वो हल्द्वानी होगा। इसी संदर्भ में आज हल्द्वानी से हमारे कुछ लोग आए थे, उनके और हमारे द्वारा डीएम साहब को इसमें आमंत्रण किया गया है कि 12 तारीख का जो फुटबॉल मैच होगा एक भव्य में होगा। अल्मोड़ा में एक देखने लायक फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर होने जा रहा है और इससे ताकि नशे से लोग दूर रहें और खेल को अपनाएं। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।